जय हिंद, जय भारत। बच्चों, जिस तरीके से अदम्य अदिति गुरुकुल के डायरेक्टर मुन्ना सर ने आप लोगों से वायदा किया था कि बिहार दरोगा में हमारा जितना भी कैंडिडेट्स बैठ रहा है वो 100% सिलेक्शन होगा। देखिए, उसी विषय में मैं और ज़्यादा बातें ना करके आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बिहार दरोगा की तैयारी वे लोग आप लोगों को इस हिस्ट्रिकल टाइम में करा रहे हैं, उसी में एक विषय बच जाता है हिंदी का, जिसके बारे में मुन्ना सर ने आप लोगों को कहा था कि हम हिंदी की वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। और उसी के संदर्भ में मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी की कुछ टॉपिक्स लेकर जो आपके एग्जामिनेशन से कंसर्न बहुत ज़रूरी हैं और उनको आपको सीखना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस वीडियो के बाद जो भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में, खासकर बिहार दरोगा के एग्जाम में आने वाले हैं, उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और करेंगे आने वाले टाइम पे, जो हमारी डॉक्टर मुन्ना सर से बातचीत हुई है कि जो विद्यासागर की किताब आप लोगों के लिए डॉक्टर रहमान ने बनाई है, उसमें जो स्ट्रगल किया गया है, खासकर बाकी विषयों पर, हिंदी के ऊपर भी, हम कल से जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगी उन वीडियोज़ में हम क्या करेंगे कि विद्यासागर के जो 1500 क्वेश्चंस हैं, 15 और 12 जो सेट है, उन सेट से डेली 50 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेके आऊँगा और आने के बाद उनका डिस्कशन हम क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें वो आप क्लैरिफाई करेंगे, अपना एक डाउट बुक बनाएंगे। उस डाउट बुक में आप लोग लिखेंगे कि हिंदी में किस सब्जेक्ट में, किस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है हिंदी को देखकर। एक कंप्लीट पेपर हिंदी का अलग से होगा, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है। वो एग्ज़ाम आज हो, कल हो, या वो आज से 3 महीने बाद हो, बट आपकी तैयारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए और परफेक्ट जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो चीज़ आपके मन में रहनी चाहिए कि हमने ये चीज़ पढ़ी है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो चीज़ आपको एज ए डायरेक्टर मुन्ना सर बताते हैं, रहमान सर बताते हैं, या मैं बता रहा हूँ, उन पे फोकस करना है आपको। बहुत सारी एडवाइजेज नहीं लेना है, बहुत सारी किताबें परचेज करके अपने पास में नहीं रखनी है। सिर्फ वो चीज़ें आपको एडमाइबल करनी है जो चीज़ें आपके काम की हैं। आप क्या करेंगे, बहुत सारा मेटेरियल लेकर रखेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, कुछ गलत चीज़ है। तो मैं बात करता हूँ, अभी बहुत सारी बातें ना करके अपने टॉपिक पर आता हूँ। आज का जो एक चुनिंदा टॉपिक मैंने आप लोगों का लिया है वो है अलंकार का। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो सिमिलरली हर एग्जामिनेशन के अंदर उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अलंकार में बहुत सारे अलंकार ऐसे हैं जिनमें 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम अलंकार का एक टॉपिक लेके चले हैं। अलंकार में पहले मैं आपको बता दूं कि अलंकार क्या है। किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए किसी इंसान की, किसी कवि की या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति या उसके बोलने का ढंग या उसके बोले शब्दों को किस प्रकार से वो उसके अंदर गुणवत्ता पैदा करता है, वो अलंकार कहलाता है। मतलब ये कि हम किसी को नमस्ते सर बोलते हैं तो सर जो लगाया वो क्या हुआ, अलंकार हुआ। अर्थात किसी शब्दों का रूप बदल के उनको अच्छाई की तरफ ले जाना अलंकार कहलाता है। तो अलंकार कितने प्रकार के हैं? अलंकार 3 प्रकार के हैं। हम यहाँ पे नहीं लिखा। अलंकार क्या है? सबसे पहला आपका शब्दालंकार है, उसके बाद आपका दूसरा अलंकार क्या है, अर्थालंकार है, और तीसरा उभयालंकार है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो शब्द अलंकार की कर रहे हैं। और शब्द अलंकार में भी जो खास एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो 3 अलंकार हैं। आपका अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और श्लेष अलंकार है। आज हम इन्हीं तीनों अलंकारों के ऊपर बातचीत करेंगे और उस बातचीत में जो भी डाउट्स आपका होगा वो आप लोगों को क्या है, मुझे डिस्क्राइब करना है, मुझे बताना है। मुन्ना सर की क्लासेज होती है उसमें डाल देना है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें आप लिख सकते हैं। मगर मन में शंका नहीं रखना है। एक बार नहीं आएगा, हम दोबारा से वीडियो बना के डालेंगे, उसमें के लिए होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास का मतलब क्या है? सबसे पहले जाना अनुप्रास। अनु जमा प्रास, अनु धन प्रास का मतलब है, अनुप्रास का मतलब है बार बार आना, पास में आना। यानी कि जहाँ पे अनुप्रास का मतलब है बार बार आना और पास में आना। अर्थात जहाँ पे वर्णों की आवर्ती बार बार आए, जहाँ पे वर्णों की आवर्ती बार बार आए और पास पास हो, वह क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। पहली पहचान, जो वर्ण है, वर्ण के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। वर्ण क्या है? ए, आ, कै, खे, गे, अक से अज्ञा, ये सारे वर्ण हैं। तो किसी भी एक वर्ण का जहाँ पे आवर्ती मतलब आना, दोबारा से आना, रिपीटेशन होना, ये क्या है, जहाँ पे बार बार आए और पास पास में हो, वो हमेशा अनुप्रास अलंकार ही होगा। आप लोगों को निसंदेह उसको अनुप्रास अलंकार लिख देना है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, अनुप्रास अलंकार में ही नहीं, पूरे शब्द अलंकार के अंदर कहीं भी उपमा और उपमेय नहीं होता है। अगर आपसे कहीं पे देते हैं कि शब्द अलंकार में क्या उपमेय है, तो नहीं होता है। ये 2 चीज़ आपको पहचाननी है। अब देखिए, हम कुछ को पहचानने में क्या करना है, और एग्जाम से अंदर अगर हम बात करते हैं, पेपर आ जाता है
तो पेपर के अंदर हम लोगों को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक उदाहरण दिया, बंदव गुरु पदु परम परागा, बंदव गुरु पदु पदम परागा, सुरसि सुवास सरस अनुरागा। हमने यहाँ पे पंक्ति लिखी है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे पदु एक वर्ण है, पदम प्राण किसकी पंक्ति है, हमने लिखा है पै की और नीचे क्या है सै की, सरस सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पे दो वर्णों की आवृत्ति लगातार हुई है। पहले वर्ण की क्या है पै की आवृत्ति हुई है बार बार और दूसरे सै की आवृत्ति है। तो जहाँ पे भी आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार की किसी भी पंक्ति के अंदर आवृत्ति दिखाई दे, उसमें लगे आपको कि उसमें किसी भी एक पार्टिकुलर वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो आंख बंद करके उसको अनुप्रास अलंकार आपको टिक करना है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रभु मुद्री का मेल मुखमाही, प्रभु मुद्री का मेल मुखमाही किसकी है, मैं कितनी है, मैं की आवृत्ति एक नहीं एक से कई गुना बार हो रही है। तो इसमें जो मैं की आवृत्ति है ये क्या कहती है, ये बताती है कि मैं अनुप्रास अलंकार हूँ। तो बिल्कुल संदेह नहीं करना है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वो आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, क्या है चारु चंद्र चंचल किरणें, तो चै की आवृत्ति है। तो चै की आवृत्ति क्या है कि जो चै वर्ण है वो एक बार से ज़्यादा बार आया है, तो ये भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और ले लीजिए आगे, चंदू की चाची ने, हम छोटे से सुनते हैं चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो जो चटनी चटाई है वो भी चै ने चटाई है। देखो चंदू चाची चंदू चाचा, तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति है, चै की आवृत्ति है। तो ये भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार ही होगा। इसलिए काली काली कूकू करती, इसमें भी आपका क्या की आवृत्ति है, हमने लिखा है यहाँ पे क्या की आवृत्ति। तो एग्जाम में अगर कोई भी पंक्ति इस प्रकार की आती है जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो, बेटा गलती नहीं करना है, आंख बंद करना है, पढ़ना है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्वेश्चन में, खासकर अलंकार जैसे जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़ना है, उसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि गलती कब होगी, आपकी प्रश्न को पढ़ने में गलती होगी। तो ज़रूरी है कि आप जो भी प्रश्न पढ़ें, जो भी आपकी पंक्ति हैं, उसको एक बार ना पढ़ के दो बार पढ़ें, ताकि आप लोग उसको समझ सकें कि उसमें वर्णों की आवृत्ति आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और विशेषता हम बताना चाहते हैं, किसी भी शब्द अलंकार में उपमेय उपमान नहीं होता। अगर उसने एक आपको क्वेश्चन दे दिया, उसमें शब्द अलंकार भी है, उपमा भी है, अनुप्रास भी है, तो उसमें पूछता है कि क्या इसमें उपमा और उपमान है, तो किसी भी शब्द अलंकार के अंदर उपमेय और उपमान नहीं होता है। तीसरी चीज़ क्या है, वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति जिस भी पंक्ति में होगी अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो आप लोगों को आगे आप पढ़ सकते हैं। मगर जो इम्पोर्टेंट है उनमें से बहुत कम क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मगर फिर भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो आपको आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार को क्लिक कर देना है। दूसरी चीज़, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। हमें लिखा है जिस अलंकार में भिन्नार्थक एवं निर्थक शब्दों की आवृत्ति हो या उससे अधिक बार आए। जिस भी अलंकार में भिन्नार्थक और निरर्थक, यानी कि भिन्नार्थक और निरर्थक, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग, जिनका अर्थ अलग हो, और निरर्थक यानी कि जो बिल्कुल मतलब से अलग हो। निरर्थक का मतलब है, आपने पढ़ा होगा सार्थक और निरर्थक वर्ड, यानी कि जो निरर्थक वर्ड हैं उनका अगर किसी वाक्य से अलग हटा दे मतलब खत्म हो जाता है। जैसे, तो जिस भी अलंकार के अंदर इस प्रकार की शब्दों की आवृत्ति पाई जाती है, पास पाई जाती है, जैसे हमने लिखा यमक। यमक का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि शब्दों का, निरर्थक और सार्थक शब्दों का जोड़ा जहाँ पे पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, कनक कनकते सो गुनी, यहाँ देखिए कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या खाए बोराए। देखिए क्या है इसमें, पहला कनक है, पहले कनक का मतलब क्या है, इस कनक का, ये कनक का मतलब है धतूरा, जो एक भांग का छोटा रूप होता है धतूरा, ये धतूरा है भांग का, इसका मतलब है एक कनक का धतूरा। दूसरा कनक यहाँ पे दिया है, ये क्या है, अलग शब्द है, शब्द सेम है मगर ये क्या है, दूसरा शब्द जो है वो भिन्न हो गया है उससे, वो क्या हो गया आपका, निरर्थक शब्द हो गया है। कनक एक बन गया सार्थक, दूसरा कनक आ गया भिन्नार्थक हो गया, और क्या हो गया आपका
निरर्थक शब्द हो गया। तो दूसरे कनक का मतलब क्या है? सोना। तो यहाँ कहना चाह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग वा खाए बोराए। अर्थात अगर संसार में किसी इंसान को धतूरा खिला दिया जाए जरूरत से ज़्यादा, थोड़ा सा खा ले कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा से ज़्यादा अधिक खिला दिया जाए तो या तो वो पागल हो जाएगा, और इसी तरह अगर किसी इंसान को सोना जरूरत से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। तो यहाँ पे कनक का मतलब एक जगह धतूरे से है और दूसरी जगह पे क्या है? कनक का सोने से है। तो एक आपका सार्थक शब्द है और एक आपका क्या है? निरर्थक शब्द है। एक कनक आपका धतूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कनक आपको सोने को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहेगा, दोनों निरर्थक और सार्थक शब्दों का जहाँ पे एक साथ आलाप हो, एक साथ मिलान हो, एक साथ जोड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? आपका यमक अलंकार होगा। दूसरा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें मन का दिया हुआ है, एक मन का आपका ये दिया हुआ है और दूसरा मन का आपका ये दिया हुआ है। देखिए मन का क्या है? पहले में मन का मतलब दिया हुआ है क्या? आत्मा से मतलब है। वो बोलता है कि आपने जो माला थे उसको भज भज के आपने पूरे संसार को बदलने की कोशिश करी, मगर वो नहीं बदला। आप डेली मुंह में गाली देते थे कि मर जाएं, ये हो जाए, मेरे पड़ोसी भाग जाएं, सब हो जाए, मगर मन में आपने खूब पूजा करी, खूब जो माला के मन के थे उनको खूब घुमाया, मगर आपके जो अंदर की आत्मा थी वो नहीं बदली। अंदर से आप गंद ही रहे। ऊपर से आपने खूब अच्छा किया, खूब मालाओं को तोड़ा, बट अंदर का मन आपने नहीं बदला। अंदर में आप लोगों को गाली देते थे। तो इसका मतलब हुआ कि अब वो बोलता है कर का मन का, बोलता है हाथ का जो मन का है माला वाला उसको डाल दो। यहाँ पे जो मन का है उसका अर्थ है कि आप हाथ वाली माला का जो बीज है उसको डाल दीजिए। मन का फेर, अर्थात जो मन के अंदर तुम्हारा जो मन का है, मन के अंदर जो तुम्हारी आत्मा है उसको बदलो। तो यहाँ पे एक मन के का मतलब है माला का बीज और दूसरे मन का मतलब है आपका आत्मा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जहाँ पे दोनों शब्दों का देखने में एक जैसा रूप लगे मगर उनका अर्थ भिन्न हो, वह हमेशा यमक अलंकार ही होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर, यहाँ पे क्या दिया? बेर दिया है, और एक बेर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है? पहला बेर। पहले बेर का मतलब है फल, हमने यहाँ लिखा है पहले बेर का मतलब है फल, यानी कि 3 बेर खाती थी। जो बेर होता है छोटे वाला, वो 3 बेर खाती थी। कितने बेर खाती थी? 3, और 3 बेर खाती है। अच्छा, कहने का मतलब है कि पहले बेर का मतलब है फल से और दूसरे बेर का जो मतलब है बच्चे वो है आपका समय से, अर्थात वो 3 बेर को 3 बार खाती थी। तो ये भी आपका निरर्थक और सार्थक शब्दों का एक झुंड बना हुआ है इस पंक्ति के अंदर, पहला बेर और दूसरा बेर, बट मतलब उनका क्या है? अलग अलग है। तो आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है कि जब भी एग्जाम में इस टाइप का आ जाए तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे वर्णों की आवर्ती थी वह क्या था? अनुप्रास, और जहाँ पे शब्दों की आवर्ती हो रही है, निरर्थक और सार्थक शब्दों की आवर्ती हो रही है, जैसे पहले शब्द का अर्थ अलग है और दूसरे का अलग है, एक साथ हो रहा है, वह क्या होगा? आंख बंद करके आपको यमक अलंकार ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है दोनों। इन दोनों को याद करके रख लीजिएगा। 3 बेर खाती थी, पिछले भी कई एग्जामिनेशन में बीपीएससी के में मैंने देखा है, आया हुआ है। काली घटा का घमंड भी आया हुआ है, यूपी पुलिस एग्जामिनेशन में पहले आया हुआ है। तो इसको भी आप बिल्कुल देखना है, गलती नहीं करना है। क्या लिखा है? काली घटा और फिर घमंड घटा, 2 जगह दिया हुआ घटा, घटा और घटा। तो लगातार जहाँ पे 2 बार घटा है तो दोनों का अर्थ अलग है। पहली घटा का मतलब है बादल से है कि काली घटा अर्थात काले बादल का, घमंड घटा, घमंड घटा दूसरे मतलब का मतलब है कम हुआ। अर्थात ये कहना चाहता है दोनों शब्दों को एक ही पंक्ति में डाल के, काली घटा का घमंड कम हुआ, मगर शब्द कैसे हैं? एक जैसे हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों का समूह है तो क्या होगा? आपका यमक अलंकार होगा। गलती नहीं करना है। क्वेश्चंस को हिंदी में गलतियां अधिकतर कब होती हैं? जब आप प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हो। पैनिक नहीं होना है, जल्दी नहीं करना है, बहुत टाइम होता है। आप फर्स्ट क्लास तरीके से पहले उसको आराम से पेपर के क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आप पंक्ति को देखिए कि उसमें शब्दों की आवर्ती है या वर्णों की आवर्ती है, फिर उसका जवाब लिखिए। एक और देखिए, आपके टाइम का बताते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए,
एक गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये क्या है, ये भी क्या है आपका, वही है, यमक अलंकार है। पहला सजना क्या है, पहला सजना आपका संवरना है, श्रृंगार करना है। पहले सजने का मतलब है पहले आपको श्रृंगार करना है, मुझे सजना के लिए। अब किसके लिए श्रृंगार करना है, अपने सजना के लिए, अर्थात मुझको अपने पति देव के लिए सज सवर के टीका बिंदी सब कुछ डाल के लाल पीले होठ करके जाना है। तो पहले सजने का मतलब क्या है, श्रृंगार करना, और दूसरे सजने का मतलब क्या है आपका, अपने पति के लिए सजना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ये मैंने आपके शब्दों में इसलिए बताया क्योंकि न्यू जनरेशन से आप लोगों को वो चीज़ जल्दी समझ में आती है जिसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा हो। तो याद रहे ये चीज़ आप लिख लेना कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो क्या है, दो सजना है, पहला सजना है और दूसरा भी सजना है। तो सजना को याद करके जाना है सजने के लिए, और सजकर जाना है सजना के लिए। तो याद रहे जहाँ पे सजना सजना होगा वह भी क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तीसरी बात करते हैं, इसमें विशेष क्या है, निरर्थक शब्दों की आवृत्ति बार बार आना और शब्दों का अर्थ बदलना। दो ही चीज़ देखना है कि निरर्थक सार्थक शब्दों की आवृत्ति बार बार है क्या और उनका अर्थ बदल रहा है क्या। जहाँ पे इस टाइप का कोई भी पंक्ति आपको परीक्षा के अंदर मिलती है वह आंख बंद करके यमक अलंकार ही लिखना होगा, गलती नहीं करना है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा अलंकार है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब है जहाँ पे शब्दों में कुछ अलग, श्लेष का मतलब है छुपाव, छुपाव कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि गूढ़, अंदर हो, कोई अंदर चीज़ छुपी हुई हो, मतलब हो। जैसे हम किसी भी आदमी को कोई चीज़ बोलते हैं और उसका मतलब छुपा हुआ हो, इस टाइप के शब्दों को हम क्या कहेंगे, श्लेष कहते हैं, छुपे हुए। तो जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ छुपे हों, वह उनका प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ हो, वह क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहुओर। चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहुओर। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहुओर। अर्थात वो बोल रहे हैं कि चरण धरत, धीरे धीरे पैर रख रहा है, चल रहा है, और जो उसकी आंखों की तोरियां उनको वो चारों तरफ घुमा रहा है, देख रहा है चारों तरफ। क्या, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्याभी चोरी, कभी व्याभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्याभिचारी चोर, अर्थात धीरे धीरे कदम रख के वो चारों तरफ नजरें घुमा के चल रहा है, और क्या है, किसको ढूंढ रहा है, सुबरन को, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्याभिचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुबरन शब्द है, जो सुबरन शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब अलग अलग हो गया है। किसके लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मतलब हो गया है। कैसे हो गया है, पहला क्या दिया, कवि। कवि किस चीज़ को ढूंढता है, सुंदरता देखता है हर चीज़ में, बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर नारी है, बहुत सुंदर ये है, ये किसको देखता है, सुंदरता को ढूंढ रहा है, कौन, कवि। दूसरा, व्याभिचारी किसको देख रहा है, वो देख रहा है, व्याभिचारी का मतलब है खराब आदमी, बेकार, वो क्या है, सुंदर स्त्रियों को ढूंढ रहा है। और चोर किसको ढूंढ रहा है, सोने को। तो यहाँ पे एक ही शब्द का, सुबरन शब्द का जो मतलब है वो तीन प्रकार से निकल गया है। पहला सुंदरता के लिए, दूसरा औरत के लिए, और तीसरा सोने के लिए। तो जहाँ पे एक शब्द के पंक्ति के अनुसार एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों वो क्या होगा, श्लेष अलंकार ही होगा। याद रहे, एक एग्जाम्पल दिखाते, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बोलते रहीमन बोलता है कि रहीमन पानी राखिए, कि पानी को संभाल के रखिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, अगर पानी गए न उबरे, पानी खत्म हो जाएगा, तो पानी गए न उबरे, अगर पानी गए तो ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। कौन कौन सी, मोती मानुष चून। अर्थात बोलता है, कवि बोलता है कि कबीरा पानी को संभाल कर रखिए, अगर पानी खत्म हो गया तो जो तीन चीजें हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। कौन, मोती। मोती का मतलब है यहाँ पे समुद्र के पानी से, समुद्र से मतलब है समुद्र में क्या होता है, पानी, और मोती कहाँ पैदा होता है, पानी में, तो मोती खत्म हो जाएगा। मानुष, आदमी को प्यास लगती है, क्या पीता है, पानी, तो पानी नहीं रहेगा तो मानुष खत्म हो जाएगा। और तीसरा है चून, जो आप आटा गूंथते हो, क्या वो बगैर पानी के आप उसकी रोटियां नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पानी का जो मतलब है वो तीन प्रकार से निकला है, मोती के लिए,
मानुष के लिए और चोन के लिए, बट शब्द क्या है, एक है। दूसरी चीज बात करते हैं, एक और, मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देत पट बार बार, मंगन बोलती है कि मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार। तो पट क्या है यहाँ पे, देखिए पट दिया है, पट शब्द, पट का मतलब है कपड़ा और पट का एक मतलब है किवाड़। एक तो मतलब ही निकलता है यहाँ पे कि मंगन को देखकर, मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देखकर जो है एक बात तो ये निकलता है कि वो जब भी मंगते को देखती है, मेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आता है उसको देखती है तो बार बार उसको कपड़ा देती है, उसको दान देती है। और दूसरा क्या है, मंगन को देख पट देत बार बार, दूसरा मतलब करते हैं कि जैसे ही मांगने वालों को देखते हो दरवाजा बंद कर देती है। तो इस पट के मतलब भी यहाँ पे दो निकलते हैं। तो जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, इस टाइप के किसी भी अलंकार को आंख बंद करके कुछ और नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ श्लेष अलंकार ही लिखना है। ये 3 अलंकार आप लोगों के थे। इसमें विशेष क्या है देखिए, अभी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शब्द अलंकार के अंदर, तो शब्द अलंकार के अंदर टोटल अलंकार के क्वेश्चन पूछ सकता है कि शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है 7। हमने 3 आपको पढ़ाए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते। कौन सा है, अनुप्रास हमने कराया, यमक हमने कराया, श्लेष हमने कराया। अभी आपके बच जाते हैं पुनराक्तावभास, आपका वकोक्ति, आपका पुनरक्ति और विप्सा। ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मगर ये जो इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है, इन अलंकार से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत हाई लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, अर्थात मैंने आपके बीपीएससी में इनमें से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें से कोई भी ये क्या करना है आपको, कम से कम भी इसके प्रैक्टिस करने का तरीका बताते हैं। जो भी आपका विद्यासागर का सेट्स दिया हुआ है उसमें जितने भी अलंकार की पंक्तियां हैं उनको आप अलग निकालिए, उनको अलग निकालिए, कॉपी के अंदर लिखिए अलंकार, और अलंकार लिखने के बाद विद्यासागर की जितने भी सेट्स हैं उनकी पंक्तियों में सबसे पहले ढूंढिए कि वर्णों की आवर्ती किसमें है, वो क्या होगा, अनुप्रास वाले में डालिए। दूसरा, जिसमें शब्दों की आवर्ती है वो किस में डालिए, आपका यमक अलंकार में डालिए। जिसमें शब्दों का एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं वो किस में डालने हैं आपको, वो श्लेष अलंकार में डाल। तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा और आने वाले एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी अलंकार का प्रश्न आपके सामने होगा तो वो आप छोड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास अलंकार के 2 भाग और बच जाएंगे, जिसमें हम आपको अर्थालंकार, जिसमें अर्थालंकार में हम आपको उपमेय और उपमान के बारे में बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें अलग से एक वीडियो हम अलग से डालेंगे, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। उसके अंदर आप लोगों को हम उपमेय और उपमान को कैसे भेद होता है वो चीज़ की हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इनके नोट्स को आप बना लें हिंदी में। बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक किसी भी हिंदी के सब्जेक्ट को या हिंदी के किसी भी पंक्तियों को, खासकर अलंकार में, जब तक अपने हाथ से बोल के नहीं लिखेंगे तब तक आप उसको नहीं जान सकते हैं। लिखना है। सेकंड थिंग, पैनिक नहीं होना है। एग्जाम कभी भी हो, आप ये मत सोचिए, मैं देखता रहता हूँ वीडियो जब रहमान साहब बोलते हैं, आपको समझाते हैं बहुत डीपली, तो आप बड़े पैनिक रहते हैं एग्जाम कब होगा। क्या करना है एग्जाम से, आपके पास तलवार है, बस आप योद्धा हो। कब लड़ाई लड़नी है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप उस तरीके देखिए कि आप एक सैनिक हो और आपको एक लड़ाई लड़नी है, बस आपके पास हथियार पूरा होना चाहिए। अब अगर आप ये सोचते हो कि रहमान सर या हम या डॉक्टर चौधरी आपको ये बताएंगे कि कल लड़ाई लड़ने वाली है तो आप आज तलवार खींचेंगे, नहीं बोस, ऐसा नहीं करना है। खासकर मैं लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि तलवार पर धार लगाकर म्यान में रखो, कब मौका है बाहर निकालो, खच खच खच। ये खच खच रहमान सर का है। तो इम्पोर्टेंट है कि खच खच करने के लिए तलवार पे धार आज से देनी शुरू करनी है आपको, और वो तलवार आपकी इतनी पैनी होनी चाहिए कि एग्जाम किसी भी तरीके का हो, ऐसे काट के आपको वापस आ जाना है। दूसरी बात, परेशान नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें परेशानियां हैं, जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, हमारे को बोर्ड ही नहीं मिला, तो बहुत सारी परेशानियां। डॉक्टर रहमान सर जाते हैं, वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, कभी कभी पुलिस रोकती है। तो ये जो इस कोरोना काल में किसी भी सुविधाओं से वंचित रहने के बाद हम लोग आप लोगों के लिए ये बना रहे हैं, तो ये पैसे के लिए नहीं बना रहे, इसलिए बना रहे कि जब रास्ते में आप कहीं पे मिलो तो बोलो कि यस मैं सर आपकी वो वीडियो देख के मैंने एग्जाम पास किया था। वो एक रिगार्ड्स हम लोगों को चाहिए और उसका हम इंटाइटल भी मानते हैं कि वो आपको करना चाहिए।
बाकी कितना पैसा आप खर्च सकते हैं, वो पैसे की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रहमान सर ने इतने चैनल्स बनाए हुए, बहुत सारा खर्चा लगता है वीडियोस बनाने में, बहुत सारा टीचर्स को देना होता है उनको, तो वो चीज़ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो सर का मैटर है। मगर मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि एग्जामिनी से कंसर्न कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में बेटा, तो उसके लिए आप एक डाउट बुक बनाओ। हिंदी की डाउट बुक बनाओ, जब हिंदी पढ़ रहे हो उसका लिख दो, ये हिंदी के मेरे डाउट्स हैं, मैं सर से पूछूंगा। जब आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का बनाइए, मैथ का बनाइए। इस तरीके से आप अपने डाउट्स बुक बनाइए अच्छे तरीके से। किसी भी तरीके से आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है और खुश रहना है। आपस में एक दूसरे को डाटा शेयर करना है। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में पार्टिकुलरली किसी टॉपिक में, खासकर हिंदी में कहीं पे डाउट लगता है, वो मुझे कन्वे करें डॉक्टर रहमान सर के थ्रू या मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा। आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे विद्यासागर से। कोई भी डाउट हो उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।